तो हम एक बार प्रिंसिपल से मिलने गए कि सर इस विद्यालय में ऐसी ऐसी घटना हो रही है और आप तो प्रिंसिपल हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, विद्यार्थी के सभी अधिकार से वंचित कर दिए हैं, शिक्षा से वंचित कर दिए हैं, ऐसा क्यों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजय तक न्यूज, जन जन का आवाज, मधेपुरा बिहार। मैं साजन संगम, जो कि अभी आपको ये जो दिख रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं और देने वाले भी हैं, और बातचीत के माध्यम से जो कि दैनिक जीवन में जो भी समस्या और कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है और उससे जूझते हुए हम जो आगे बढ़ते हैं, उसी सब के मैटर में आज हम बातचीत करने वाले हैं। जो कि हमारे साथ आशीष आनंद जी हैं और बादल सर हैं, जो कि हमारे टीचर रह चुके हैं 2020 में, और हम 10th क्लास में शैक्षणिक योग्यता सर से प्राप्त किए हैं। और अब आशीष आनंद से हम कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर, आप अपना नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष आनंद है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। साथियों, आज हम लोगों के बीच एक ऐसे गेस्ट के रूप में पधारे हैं जो कभी एक छात्र थे और छात्र में भी एक लीडर का भूमिका निभाए। उसके बाद छात्र के साथ साथ वो शिक्षक बने और शिक्षक बनने के पश्चात वह जो है राजनीतिक करियर में भी आए और आज के डेट में वो बीडी रणपाल के माननीय समिति है। तो आज उनसे जानेंगे, समझेंगे, बुझेंगे कि कैसे अर्श से फर्श तक पहुँचे और ज़िंदगी में सक्सेस को पाए और आगे उनका क्या गोल है, क्या लक्ष्य है। तो सर, अपने बारे में बताइए, अपने ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आपका शैक्षणिक योग्यता कैसी रही, आप विद्यार्थी जीवन में कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले विजय तक न्यूज़ का, साथ ही मैं साजन जी का भी बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी। और लगता है कि आज हमारी बहुत ज़्यादा क्लास लगने वाली है, क्योंकि आते आते आप लोगों ने दाग दिए लगातार सवाल। मैं वैसे तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन साजन जी आए कि सर आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने अपने आप को कभी इस तरह से नहीं देखा कि मैं इंटरव्यू के लायक भी हूँ, तो लेकिन इनका जब इच्छा था तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा को हम नाराज़ नहीं करेंगे। अब मेरे अंदर में क्या है नहीं है वो तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन इंटरव्यू की जहाँ तक बात आई तो थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में जो भी आप लोग पूछेंगे ज़रूर जानकारी देंगे। और जहाँ तक कि आपने पूछा कि हम विद्यार्थी जीवन में कैसे थे, कैसा आपका विद्यार्थी जीवन रहा सर, और पढ़ाई करने में मज़ा आता था या फिर और बच्चे की तरह आपको भी दर्द महसूस होता था, ज़रा अपने बारे में। दर्द महसूस तो कुछ नहीं होता था। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो हम सब विद्यार्थी के जैसे ही थे, तो हम कोई अलग से थे नहीं। जिस तरह से आजकल देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत सारे पीछे रहते हैं, इधर उधर खेल कूद ये सब में व्यस्त रहते हैं, तो वैसे हम भी थे, हम भी तो कोई अलग नहीं थे। हमको अभी भी याद है कि जब हम बच्चे थे तो जब हमारे घर पे पढ़ाने आते थे शिक्षक, एक नवल सर हैं जो हमारे गांव के ही हैं, वो जो पढ़ाने आते थे मेरे ही दरवाजे पे आते थे और पूरे गांव से लोग आता था पढ़ने के लिए। वहाँ पे मेरा देखिए हम क्या करते थे, हम जो है पढ़ने के टाइम पे भाग जाते थे भैंसिया चराने। यानी आप भैंस भी चराए हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको क्या बताएं कि जब सर का टाइम होता था तो हम दादाजी के साथ भैंसिया चराने भाग जाया करते थे। और दादाजी पिटाई भी करते होंगे जैसे? नहीं नहीं नहीं, दादाजी का हम बहुत ही ज़्यादा लाडले थे, तो इसीलिए वो हमको भैंस में लेके चल भी जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी पकड़ के रखी और हमारे जो सर हैं, जो हम कोचिंग पढ़ाने आते थे, ट्यूशन पढ़ाने आते थे, तभी जो है ना जब बच्चे थे तो हम लोग का मुंडन नहीं हुआ था, तो बगल में यहाँ पे टीक था, समझे, हमको भी था और मेरे भाई को भी था। दोनों का टीक दोनों में बांध दिया, घुटना पे दे लाठी। काफी दर्द हुआ होगा सर आपको? अरे
बच्चे में क्या नहीं होता है। अभी तो तो आप गाली भी बक देते होंगे शायद गुस्सा में, नहीं। ऐसा बचपन में ऐसा होता है कि गुस्सा में कुछ भी बका जाता है या भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन टिक में टिक बना हुआ था, एक उधर भागता था, एक आप उधर भागने की कोशिश करते थे होंगे। हाँ, वो तो होता था, लेकिन भागने का कोशिश करते थे तो और ज़्यादा दर्द होता था। अच्छा अच्छा। तो मार बहुत पड़ी बचपन में। फिर वही मार से धीरे धीरे हम पढ़ाई पे आए, पढ़ना शुरू किए। पढ़ते पढ़ते पढ़ाई का शौक जग गया, इंटरेस्ट हो गया, तो हम तेज हो गए पढ़ने में। बच्चे में तो ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाई में तेज हुए। 5वीं कक्षा तक, 6ठी कक्षा तक नवल सर पढ़ाए हमको। फिर उसके बाद जब मिडिल की बात आई तो हम उमेश सर से, जो हमारे ही गांव के शिक्षक हैं, वो भी हमको पढ़ाए हैं, उनसे पढ़े। बचपन में सर आप पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? क्या एवरेज स्टूडेंट की तरह थे या फिर कुछ खास स्टूडेंट थे शिक्षक के लिए? देखिए, कोई हेवी तो नहीं कह सकते हैं। 5वीं कक्षा तक नॉर्मल ही थे। 5वीं के बाद हम उमेश सर के पास जब से पढ़ना शुरू किए तो हर एक चीज़ में विकास हुआ। हम अच्छा खासा पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते टीचिंग का भी मतलब जो है उमेश सर हमको आदत लगवा दिए। यानी चूँकि हम तेज थे पढ़ने में, तो विद्यार्थी सब जो है जब टीचर नहीं होते थे तो हमसे पूछते थे। पूछने के दरमियान में ऐसा लगता था कि हम पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमको पढ़ाने का शौक लग गया। उमेश सर हमको पढ़वाने लग गए, तो पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। और हमको जहाँ तक याद है मिडिल तक तो हम पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थे। जी। फिर सर जो आपको पढ़ने का जिम्मेवारी थमा दिया तो आप बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाते होंगे और विद्यार्थी भी आपको बहुत चाहने लगे होंगे। अब इस तरह की बात है तो कितना चाहने लगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जब कोचिंग पढ़ाता था, मेरे ही गांव के जो सरोज यादव जी हैं, सरोज चाचा, उनके यहाँ मेडिकल पे पढ़ाते थे। तो लोग सब जो देखते थे हमको पढ़ाते हुए, चूँकि तभी हम साइज में बहुत छोटे थे, और जो हमारे पास पढ़ने आता था विद्यार्थी, लोग सब तो हंसते भी होंगे सर आप पे। अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देखने में छोटे थे। अब मेरे पास जो विद्यार्थी आता था वो पूरा हट्टा कट्टा आता था, तो हम उसको मारते भी थे। तभी बचपन। बड़े बड़े विद्यार्थी को मारते थे सर? हाँ हाँ सर हाँ। ये तो ये बात हो गई कि छोटका मामा बड़का पजामा बनेगा। और जो कहिए, मतलब हम लोग जो है वहाँ पे पढ़ाने में इतना हो गए कि बड़ा बड़ा स्टूडेंट को पढ़ाते थे। वो 8वीं कक्षा थी जब हम, अब विद्यार्थी से शिद्दत की बात कीजिएगा तो पढ़ाते इतना मन से थे कि हमको वहाँ बहुत ज़्यादा दिल लग गया था। और धीरे 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 पढ़ना पढ़ाना ये मेरा शौक बन गया था। उसके बाद हम दुनिया में कोई काम नहीं करते थे, तो पढ़ाने में तो बहुत ही ज़्यादा मन लग ही रहा था। सुनने में आया 8वीं कक्षा जब आप पास किए थे तो आपको पंजाब भी जाना पड़ गया था। पंजाब जाना पड़ गया जी, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि घर का कुछ ऐसा कंडीशन हो गया था, कुछ ऐसा आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी कि पिताजी जो है हमको पंजाब ले जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी भी जरा सा भी कोई ये नहीं था, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी घर की, जाना ज़रूरी हो गया था। लेकिन उस समय हमारे जो सर थे, जो उमेश सर थे, मेरे घर पे आए थे। मेरे पिताजी को बोल रहे थे कि आप इनको मत ले जाइए, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज लड़का है, आप इसको ले जाइएगा तो एक अच्छा खासा विद्यार्थी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो लेकिन ये क्या हो सकता था, क्योंकि घर की स्थिति बहुत खराब थी, तो जाना पड़ गया। तो सर एक सवाल आपसे और भी करना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट आप ही के तरह अभी समाज के अंदर में पढ़ाई करते करते बाहर चले जाते हैं। उनके भी घर में आर्थिक कंडीशन होती है जिसको कि वो संभालने के लिए पंजाब चले जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो उनके लिए हम क्या कहना चाहेंगे, वो बहुत सिंपल है। 2010 में मैं पंजाब गया। मैं आपको आशीष जी गारंटी के साथ बता सकता हूँ, 2010 से जब तक मेरी जन्म हुई थी, उससे लेकर के 2010 तक हमने घर में कोई काम नहीं किया। ना तो मैंने खुरपी पकड़ा, कचिया पकड़ा, ना ही कुदाल पकड़ा कभी भी।
माँ बाप जो है हमको पढ़ाने में लगे रहे कि हम टेंट में रह लेंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। तो उस स्थिति में जबकि हमको कोई काम करना नहीं आता था, पिताजी के आदेश पर हम पंजाब चले गए। तो वहां पे हमको काम जानते हैं क्या मिला? कौन सा काम करते थे सर वहाँ पे? 10 गो भैंसिया थी, उसका पालन पोषण। और सर आपको शौकीन घर पे भी भैंसिया चराने का था और वहां भी जाके वही मिल गए। अब जो कह दीजिए कि वहां पे भी 10 भैंसिया थी, अब उसको कुट्टी काटना, मतलब घास काटना, सुबह शाम उसको खिलाना पिलाना नहलाना। उस काम में तो आपको और बहुत ज्यादा लगते होंगे। देखिए, मैं रोता भी वहाँ था, चूँकि मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, एक अच्छा शिक्षक भी बन चुका था उस समय, तो मेरी आदत अब बदल गई थी। लेकिन अगर हमको जीवन में एक चीज़ हम अपने आप से सीखे हैं कि जो भी काम हम करते हैं उस काम को हम अपना 100% देना चाहते हैं, ताकि हमको कल दिन मलाल ना रहे कि मैं इस काम को करने में अगर और थोड़ा सा मेहनत कर दिया होता तो मज़ा आ जाता। मैं जब बचपन में भैंस चराता था तो उसमें मज़ा आता था, उसी में 100% दे देते थे। पढ़ाई में जब मैंने ध्यान लगाया तो उसमें 100% दे दिया। लेकिन जानते हैं, जब मैं पंजाब गया तो अब हमको पंजाब में भी मन लग गया था और पंजाब से आने का हमको मन नहीं करता था। फिर सर आप कैसे आए? पंजाब से कैसे आए तो मैं बता रहा हूँ कि जब 8वीं का परीक्षा होने वाला था, वो 2011 था। उस समय पिताजी को पता चला कि 8वीं का एग्ज़ाम है। तब तक में मेरा हम नौकरी रहे हुए थे। नौकरी ऐसा कहिए कि जीवन में पहली बार कचिया खुरपी पकड़ने का मौका मिला था। भर भर डांड भर कमर भर पानी में घास काटते थे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन जब हम अपने आप को ढाल लिए थे तो हमको वही मज़ा आ रहा था और हम नौकरी पर से हटना नहीं चाह रहे थे। एक दिन पिताजी जो है हमको बोले कि तुम बिहार चले जाओ, एग्ज़ाम दे देना। तो हम बोले नहीं जाएंगे अब, क्योंकि मेरे मन में था आशीष जी कि जिस साथी के साथ हम पढ़ते थे उस साथी में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ विद्यार्थी थे, तेज थे। अब मैं वहाँ जाऊँगा तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर छात्र होऊंगा उसके बीच में। जहाँ मैं पढ़ाता था अब मैं उनसे शिक्षा लूँगा, तो हमको अंदर में आत्मग्लानि हो रही थी। तो इसलिए बिहार जाने का हमको या बिहार आने का हमको मन ही नहीं कर रहा था। तो हम पिताजी को बोल दिए हम तो नहीं जाने वाले। मतलब ये डर सता रहा था आपको कि हम उसके सामने जाएंगे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं और हम कहीं उससे शिक्षा ना लें, और जो जिसको हम शिक्षा देते थे पहले, अब ऐसा स्थिति आ गया कि आपके पास कि हम उससे शिक्षा लेंगे, तो इसके डर से आप आना नहीं चाहते थे बिहार। देखिए, शिक्षा तो वैसे किसी से भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं अपने आप से डर रहा था। अच्छा। अपने आप से डर रहा था कि जितना मैं तेज विद्यार्थी था मैं अब उतना रहा नहीं। अब मैं उस फील्ड में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊंगा। तो एक रेस में लंगड़ा घोड़ा दौड़ने का बात हो रहा था। यानी आपको अंदर से डर लग रहा था कि जो मेरा शान बान था वो खत्म हो गया। वो मेरा खत्म हो गया। अब मेरी वो मतलब कैपेसिटी नहीं रही, योग्यता नहीं रही, मैं छात्र जीवन में अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन पिताजी का आदेश जब बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए वो, तो हमको बिहार आना ही पड़ा। लेकिन बिहार भी आए तो हम छल से आए। पिताजी हमको बोले कि एक बार जाओ, तुम जो है बिहार एग्ज़ाम दे देना, 8वां का परीक्षा दे देना, तुम आ जाना। हम दूसरी जगह बात की हैं ज़्यादा पैसा में नौकरी रहने के लिए। तो हम इस बात से हम जो है ना बिहार आए थे। अच्छा, आपके साथ समझौता किए गए आपके पिताजी? हाँ, समझौता किए तो फिर आप माने बिहार आने के लिए, नहीं तो इच्छा नहीं हो रहा था। अच्छा। तो जब मैं बिहार आया तो जब फिर हम अपने पुराने टीचर से मिले, उमेश सर से मिले। जब उनसे मिले तो वो फिर बोले कि अब तो तुम 8वीं पास कर गए हो, तो ऐसा करो, जो कोचिंग चल रहा है अभी मेरा, बच्चे सबको पढ़ाने आ जाओ। तो मैं फिर से पढ़ाने के लिए छोटे बच्चे को तैयार हो गया। आप जिस कुर्सी को छोड़कर गए थे आपको वही कुर्सी का फिर मौका मिला? हाँ। अच्छा। फिर से हमको मौका मिला, फिर हम उसको बच्चे को पढ़ाने लगे। धीरे धीरे पढ़ाते 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 पढ़ाते
फिर हमारे अंदर में जो है एक जैसा आया आगे बढ़ने। हाँ, मैं पहले बोल दिया हूँ ना कि मैं जिस काम को करता हूँ तो हमको 100% देने में मजा आता है। सुनने में आया है सर कि आप छात्र बने, छात्र में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे आप। उनके बाद घर की आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर हो गई, तो आप पंजाब चले गए। पंजाब में जो काम करते थे, जैसे आपको पढ़ाई में अच्छा मन लगने लगा था तो पढ़ाई अच्छा से करते थे। उनके बाद पंजाब में काम करने लगे सरदार जी के यहाँ, भैंस सब चराते थे या भैंस सबको खिलाते थे, तो आपको मन लगने लगा तो पढ़ाई को आप भूल गए। फिर तत्पश्चात आप आए बिहार के अंदर में पिताजी से बातचीत करके किसी प्रलोभनवश, तो जा कर के आप फिर से पढ़ाने लगे। तो आप सर के पास में ही पढ़ाते थे या और कि समाज में भी जा कर के आप पढ़ाते थे? शिक्षक कैसे बने सर आप? वही फिर जब दोबारा पंजाब से आए तो पढ़ाते उमेश सर के आदेश पे हम पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते हालांकि उमेश सर का कोचिंग ठप हो गया, लेकिन हम एकमात्र सिंगल टीचर बच गए थे उस इंस्टीट्यूट में, तो हम पढ़ा रहे थे। फिर बाद में हम भी अपने घर पे पढ़ाने लगे, तो यहीं से मेरा टीचिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ था। एक चीज़ सुनने को मिलता है सर कि जो शिक्षक आपको पढ़ाए, जिनकी शरण में आप इतने बड़े शैक्षणिक योग्यता को पाए, और जो शिक्षक आपको अर्श से फर्श पे लेकर के गए, सुनने में आया उस शिक्षक का ही के चलते आप कभी विरोध में थे, शिक्षक का विरोध किए। सर क्या कारण रहा कि जो गुरु आपको पढ़ाए लिखाए, आपको योग्य बनाए, जिसके वजूद से आप आज बोल रहे हैं सर, उस शिक्षक से आपको विवाद कैसे हुआ सर? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि हमको कभी भी हमारे शिक्षक से विवाद नहीं हुआ है। अफवाह है, 4 लोग 40 बातें 400 अफवाह। लोग अफवाह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ हद तक थोड़ी बहुत सच्चाई है। तो सच्चाई कम लोग को दिखाया गया और अफवाह ज़्यादा फैलाया गया है। विवाद कुछ नहीं था कि जब हम, ये समय हमको याद आ रहा है कि ये 16 का है, 2016 का है। उस समय हम बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते इतना मतलब टीचिंग एरिया में एस्टेब्लिश्ड हो गए थे कि हमारे पास 9-10th का जो बच्चे थे वो कम से कम 200-300 विद्यार्थी था। और उस समय नया नया ही कबीर गंगा मध्य विद्यालय बीरी रनपाल से वो जो है कबीर गंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय बीरी रनपाल बना था, यानी 8 से 10th हो गया था। 14 में 8 से 10th हुआ और 16 में एग्जाम दिया था विद्यार्थी सभी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि 50 विद्यार्थी में 50 विद्यार्थी फेल कर गया था उस विद्यालय से। इसका मतलब तो उस स्कूल या संस्था इतना कमजोर था पढ़ाई में, या शिक्षक नहीं पढ़ा पाए, या कुछ भी और भी समस्या होती होगी जिसके कारण कि सभी विद्यार्थी फेल हो गया। ऐसा तो कभी नहीं देखे हैं सर, कहीं नहीं देखे हैं कि 100 में 100 विद्यार्थी फेल हो जाए। वही बता रहे हैं कि एक तो 50 में 50 विद्यार्थी फेल कर गया। दूसरी बात उसमें क्या कमी आ गई कि विद्यार्थी के हक और अधिकार का हनन हो गया, कि छात्रवृत्ति का रुपया नहीं मिला विद्यार्थी को, साइकिल का राशि नहीं मिला, पोशाक राशि नहीं मिला, और हक का हनन तो हो ही रहा था, शिक्षा से भी वंचित किया गया। स्कूल में बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। हमको जब 200-300 विद्यार्थी 8-9-10th में ही था तो हमको शिकायत मिली। हम जो है विद्यार्थी से जब सारा चीज़ जाने तो हम एक बार प्रिंसिपल से मिलने गए कि सर इस विद्यालय में ऐसी ऐसी घटना हो रही है और आप तो प्रिंसिपल हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? विद्यार्थी के सभी अधिकार से वंचित कर दिए हैं, शिक्षा से वंचित कर दिए हैं, ऐसा क्यों? तो वो बोले कि हमको नहीं पता है, कहीं नहीं मिला है। हम बोले ऐसा कोई बात नहीं है, पूरा प्रखंड की मैं बात बता रहा हूँ, अन्य सभी स्कूल की बात बता रहा हूँ, हर एक जगह पे सभी अधिकार दिया गया, लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे हैं ऐसा? अगर नहीं दीजिएगा तो हम जो है स्ट्राइक कर देंगे, मतलब आंदोलन करेंगे। जो भी तरीका हुआ वो हम प्रिंसिपल को बोले। उस समय हमारे सर जो उमेश सर थे वो बोले कि हाँ यदि ऐसा बात है तो हम भी आपके साथ हैं। दूसरे दिन क्या हुआ कि हम विद्यार्थी के जो भी
उनका जो मांग था उसको लेकर के सभी विद्यार्थी को लेकर के एक आंदोलन हुआ, जो कि हमने परमिशन लेकर के किया। थाना में बीडीओ सर को, एसडीओ सर को आवेदन दे करके हम लोग जो है ये विद्यार्थी का ही आंदोलन हुआ था। लेकिन आंदोलन में क्या हुआ कि अचानक से पूरा सड़क पे भरा पड़ा हुआ था विद्यार्थी, वहाँ पे पूरा ग्रामीण सब था, बिहारीगंज थाना से पुलिस भी थी वहाँ पे बैठा हुआ बगल में मचान पे। वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से हमारे जो सर थे, उमेश सर थे, वो कुछ पूछने लग गए कि यह आंदोलन क्यों करवा रहे हो, मतलब बहुत तरह से ये बेकार है, ये है वो है। तो उस समय हमको रहा नहीं गया, क्योंकि हम उन्हीं का विद्यार्थी हैं, उन्हीं से शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं। तो गलत अगर कोई भी करेगा तो उस समय हमको बोलना पड़ गया, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता उस समय तो सर के था, उससे हमारी आंदोलन नष्ट होने के कगार पे था। उस समय में सर आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय हमारी उम्र यही कोई 18 साल। यानी कि 18 साल के एज में सर आप आंदोलन किए थे, छात्रों के सहयोग किए थे कि उनको जो पोशाक राशि मिलनी चाहिए, उनको जो साइकिल मिलनी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के आप जो है आंदोलन किए थे। हाँ, चूंकि देखिए मेरे अंदर में समाज के लिए जो प्रेम है वो किताब से है और बड़े बुजुर्ग के पास बैठ करके मिला। जब मैं इंटर में था, 12th में, एक चैप्टर पढ़ा था जीवन संदेश। अभी भी हमको याद है, जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, कि इस दुनिया में जितनी भी सजीव निर्जीव है सब के सब अपने अपने कर्म में लगा हुआ है। वो चैप्टर मैं जब पढ़ा ना उस दिन, तो मेरे हृदय का जो है ना परिवर्तन हो गया कि आज मान के चलिए हवा सभी को मृदुलता दे रही है, सूरज की प्रकाश सभी को रोशनी दे रहा है, चांद सभी को शीतलता दे रही है, पानी सभी की प्यास बुझा रहा है, सूरज अपने समय पे आते हैं जाते हैं, कभी वो किसी से भेदभाव नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि एक दूब के बारे में बताया कि वो दूसरों की भलाई के लिए 100 बार अपनी गला कटवा देता है, एक दूब। उसी समय पूछा, तुम मनुष्य हो, अमित बल बुद्धि विकसित तुम्हारा, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने कभी विचारा? हम तो मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि हमारी बल सब कुछ, क्या हम अपना कर्तव्य समाप्त कर लिए हैं? यही सब चीज हमको जो है ना हृदय परिवर्तन का कारण है। बाकी जो बड़े बुजुर्ग के सम्मुख बैठते थे उनकी शिक्षा है कि हमको समाज से भी लगाव रहा है। जब विद्यार्थी अपना पीड़ा सुनाए तो हमको रहा नहीं गया उस उम्र।